हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बढ़िया। चलो, जो आपका चैप्टर 3 चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, आज हम उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने जो जो पॉइंट्स देखे उसका फिर से क्विक रिवीजन हम बता देते हैं। करंट का फॉर्मूला होता है dq by dt, यानी चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम t, दैट इज नोन एज अ करंट। वहीं से एक स्टेप आगे बढ़ता था, करंट पर यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड एज अ करंट डेंसिटी, जिसको हमने जिया या तो आईजा, ऐसा कोई भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद वहां पे डिस्कशन होता था ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ को हम कहते हैं वीर लॉ। तो वीर यानी V इज इक्वल टू आई आर, और उसके हिसाब से उसका रिलेशन मिलता है। प्लस हमने उसका लिमिटेशंस भी देखा कि हर वक्त ओम्स लॉ जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता है, जो हमें कभी कभार नॉन लीनियर ग्राफ भी देता है। वो कब कब देता है वो भी हमने देखा। अगर मान लो पीएन जंक्शन डायोड का अगर हम यूज करेंगे, ट्रांजिस्टर में अगर हम यूज करेंगे, तो वो आपको नॉन लीनियर ग्राफ देता है, ऐसा भी पॉइंट हमने देखा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला था दैट इज अबाउट रिलेशन विद द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जहां से हमें फॉर्मूला मिलता था नावेद, यानी करंट I इज इक्वल टू NEAVD वाला फॉर्मूला। As well, we discuss with the resistance formula R is equals to rho L by A, and 1 upon rho, that is the reciprocal of resistivity, that is known as the conductivity, that is the sigma. Then after we also discuss that three graphs, okay, जहां पे resistivity versus temperature के ग्राफ थे, okay, कंडक्टर को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर और एलॉय को लेकर उसका क्या क्या बिहेवियर होता है। प्लस हमने दो फॉर्मूला देखे जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का था, और जिसमें रिलेशन उसका टेम्परेचर के साथ था। रो जीरो या तो रो थीटा भी आप कह सकते हैं। तो रो थीटा इज इक्वल टू रो जीरो 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा जीरो। यहाँ पे थीटा का मतलब हमने टेम्परेचर लिया है, जिसको आप टी भी कह सकते हैं। सो देयर आर सम बेसिक पॉइंट्स जिसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा पता चल सकता है। देयर इज ऑल्सो डिस्कशन विथ EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज, जिसका रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये रिवीजन में इसलिए करवाता हूँ, या तो जो भी फॉर्मूला उसको एक बार ब्रशअप इसलिए हम करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट का डिस्कशन किया हुआ है। अगर वो आपको पता है, अगर आप पैरेलल मेरे साथ अपना काम कर रहे हैं, वैसे वो आपको करना ही चाहिए। जिस दिन जो लेक्चर अलॉट किया जाए, दिया जाए, उसी दिन उसको पढ़कर उसका होमवर्क जो है वो आपको कर देना चाहिए। अगर आप वो पैरेलल मेरे साथ काम करेंगे तो आपको पढ़ने में ज्यादा मजा है वो आ सकता है। ठीक है। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस सीरीज, उसके पैरेलल का फॉर्मूला देखा, सेल्स का सीरीज, सेल्स पैरेलल का फॉर्मूला भी हमने देखा। तो आज जो हमारा डिस्कशन चलेगा वो वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला है। तो हमारा जो डिस्कशन आज आगे बढ़ेगा उसमें ये पहला पॉइंट आता है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 22, जो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। चलो, derive the condition for obtaining the maximum current through an external resistance connected across the series combination of cells। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट हमने ये रखा हुआ है कि हमारा ये जो लेक्चर सेशन चलता है इट इज थ्रू दिस नोट्स। नोट्स आपके पास भी है, यहाँ पे लेक्चर में भी आपके सामने है। तो आपको 100% प्रिपरेशन कैसे करने हैं, या तो कहाँ पे कैसा कौन सा पॉइंट्स आपको लिखना है, उन सब का आपको परफेक्ट आइडिया जो है वो आता रहे। ओके, तो इसलिए नोट्स आपके सामने रहेगी तो आपको पढ़ने में, समझने में ज्यादा आसानी है वो हो सकती है। यहाँ पे देखें तो आपने ये वाला पोर्शन जो है वो पहले किया हुआ है। सी दैट व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे दो सेल्स को हमने कनेक्ट किया था सीरीज के अंदर, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ऐसा हमने बताया था। प्लस यहाँ पे दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये सॉरी इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे मिलता है वो हमने बताया था। व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हमने यहाँ पे उसका फाइनल वैल्यू निकाला था। जैसे रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वो एड अप होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह से सेल्स भी ऐड हो जाते हैं। देन आफ्टर वी जस्ट गो थ्रू विद दैट व्हेन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे मिलता है। जब सेल्स पैरेलल में होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आइडिया ये लगाना है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। वही आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है।
तो यहाँ पे हमने दिखाया था कि दोनों के लिए पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल सेम बनता है, पर करंट दोनों का अलग अलग है। इसलिए एक में करंट I1 बनता है, एक में करंट I2 बनता है, टोटल करंट I1 प्लस I2 मिलता है। और वहां से हमने E इक्विवेलेंट का ऐसा फॉर्मूला निकाला था, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। रेजिस्टर्स तो वहां पे पैरेलल में जैसे मिलता है R1R2 अपन R1 प्लस R2 वैसे ही मिलता है। अब वहीं से ये एक स्टेप आगे चलता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसके साथ मैं आपको समझा दूं कि आइडिया ऐसा लगाना है कि यहाँ पे सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स है, सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो व्हेन वी आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उसका ईएमएफ है वो n टाइम्स ऐड हो जाएगा, E1 प्लस E2 अप टू E3 एंड अप टू En ऐसा हो जाएगा। उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस है वो भी कैसे ऐड होंगे, तो क्या R1 प्लस R2 अप टू Rn ऐसा हो जाएगा। तो टोटल ईएमएफ बनता है n टाइम्स E, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बनता है n टाइम्स स्मॉल r, एंड बाय डिफॉल्ट वी कंसीडर हर एक का ईएमएफ भी सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। पर उन सभी सेल्स के साथ आपने एक एक्सटर्नल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व थ्रू दिस फिगर। तो हम बात कुछ ऐसी यहाँ पे बताना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली जो फिगर है वही का वही फिगर यहाँ पे हमने नीचे दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो फिगर है, जो ऊपर फिगर था, एग्जैक्ट वही का वही है। वहां पे सेल्स सीरीज में दिखाए थे, यहाँ पे मैंने उसका इक्विवेलेंट बता दिया कि देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, तो उसका ईएमएफ बन गया Ne जितना। देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, तो हो गया Nr जितना। अब इस सर्किट को आप सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करिए। तो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट कि क्या लिखना चाहिए, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इन एग्जाम। ओके सबसे पहले फिगर मैंने देखा, जैसे ही मैंने फिगर बनाया तो फिगर में मैंने क्या देखा, तो कि एज शोन इन फिगर देयर आर n सिमिलर सेल्स ईच ऑफ टर्म e। तो जो आप फिगर बनाते हैं वही आपको लिखते जाना है, कुछ नया नहीं करना है। आपने फिगर के अंदर क्या बनाया, तो कि सेल्स बनाए। सेल्स कैसे बनाए, तो कि सेल्स सीरीज में बनाए। ठीक है, व्हेन यू जस्ट मेक दैट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, कितने लिए, n नंबर ऑफ सेल्स लिए, तो बस वही तो लिखना है आपको। देयर आर n नंबर ऑफ सिमिलर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का r है, दे आर आल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लिया। तो सेल्स जो है वो सीरीज में ऐड हो गए, सम ऑफ सेल्स यानी एक बना Ne। उसी तरह से इंटरनेशंस बना Nr, तो टोटल रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा, कैपिटल R प्लस Nr। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे सिंपल सा ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय R, या तो E बाय R के हिसाब से टोटल ईएमएफ Ne बना और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस Nr बना। जितना सिंपल समझा रहा हूं उतना ही ये डेफिनेटली सिंपल ही है। ओके ये 2 मार्क का सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ पे ऐसा कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बैटरी लिया, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 ओम का कनेक्ट किया, मान लो यहाँ पे एक 4 ओम का कनेक्ट किया, और ये 10 वोल्ट का बैटरी था। तो करंट के लिए क्या करते हैं, तो क्या करंट के लिए आप ऐसा कहते हैं ना, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ऐसा कुछ कहते थे आप। अब वही का वही चीज है। इस वी को यहाँ पे मैंने क्या कहा, तो कि इस वी को मैंने यहाँ पे ईएमएफ कहा, R1 प्लस R2 के बजाय इसको सिर्फ R कहा, और ये R2 का मतलब मैंने n टाइम्स ऑफ स्मॉल r कहा। ईएमएफ यहाँ पे एक बैटरी नहीं, ऐसे बहुत सारे बैटरीज थी, इसलिए मैंने इसके साथ भी n मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए और यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अब जैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है, हमें 2 बातें सोचनी है। क्या क्या बातें हैं, तो कि एक आता है, क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो डिनोमिनेटर में लगाया है वो Nr से बड़ा है या Nr से छोटा है। तो जैसे वो छोटा बड़ा होता है उसके हिसाब से उसका आइडिया है वो आपको लगाना है। ठीक है, चलो तो देखिए यहाँ पे फिर से 2 सिंपल सी बातें, कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन,
यानी ये डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है यानी इस एनआर को मैं इग्नोर कर सकता हूँ ताकि जो बड़ा है वो रहेगा, छोटा है वो निकल जाएगा। तो आपका करंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो दैट इज n टाइम्स करंट, यानी देखो E बाय आर, वो भी एक तो करंट होता है ना, तो इसलिए वर्ड्स में लिखा है n टाइम्स द करंट ER दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, यानी एक सेल में से n टाइम्स जितना करंट है वो लिया जाएगा। सिंपल सी बात। अगर R छोटा है तो उस R को इग्नोर कर दो, NE बाय NR करेंगे, NN कैंसिल हो जाएगा, तो आपका EMF मिल जाएगा E बाय R। मिल गया ये आइडिया। सो द करंट गिवन बाय अ सिंगल साइड वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल यानी E बाय R जितना मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। सेम टू सेम क्वेश्चन, पर अब ये सेम टू सेम क्वेश्चंस में वहां पे सभी सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया था। यहाँ पे डिराइव द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ पैरेलल वाली सिचुएशंस आई। तो पैरेलल में भी यहाँ पे हमने जस्ट फॉर रेफरेंस फिगर के अंदर यहाँ पे 3 ड्रॉ किया है, बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलना है देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, चलो यहाँ पे जनरली मैं ये आइडिया हर वक्त हर स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जब भी आप वीडियो ऑब्जर्व करते हैं, वीडियो स्टडी करते हैं, तो नोटबुक पेन पेपर लेकर बैठने का, जैसे ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे मैंने पढ़ा दिया, तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां से नोट्स में से या तो वीडियो में से देख देख कर आपको लिख लेना चाहिए। जैसे जैसे आप वीडियो पॉज करते जाएंगे आपको ये नोट्स प्रॉपरली दिखता जाएगा, आप उसमें से भी सीधा कॉपी करके लिख सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। जिस दिन जो पढ़ते हैं उसको आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है वो हो सकता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने का आप ट्राई करिए। ओके, और उसको सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करिए। देखो यहाँ पे फिर से आपको 2 फिगर दी गई है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया एग्जैक्ट वही के वही सभी पॉइंट्स हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे ऐसे जैसे ऊपर वाले में n सेल्स कहा था, तो यहाँ पे हमने उसको m सेल्स। ओके, तो n नंबर ऑफ सेल्स भी कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड m नंबर ऑफ रोज, m फॉर मिर्ची, ऐसा आप ले लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे m फॉर मिर्ची ऐसा याद रखने का, तो यहाँ पे m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल ऐसा लिया हुआ है। ओके, वैसे आप m फॉर महाबलेश्वर भी ले सकते हैं, m फॉर मुंबई भी ले सकते हैं, पर ये तो मैंने बस ऐसे ही मजाक में कहा है। यू जस्ट रिमेंबर m फॉर मिर्ची। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो क्या एज शोन इन फिगर। मैंने कहा था ना कि जैसे फिगर आती है आपका सबसे पहला पॉइंट एज शोन इन फिगर। इफ यू ऑब्जर्व द फिगर, क्या क्या दिया है, देयर आर m नंबर ऑफ सेल्स, कैसे कनेक्शन है, तो कि पैरेलल में रखा। उस सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो कि हाँ कितना है, तो कि स्मॉल r है। उस पूरी फिगर में इस कॉम्बिनेशंस के साथ क्या दिया, तो कि एक्सटर्नल r भी तो दिया। ऑब्जर्व इट, m सेल्स, हर एक का EMF E, internations R, small r connected in parallel with capital R also connected with it। तो जैसे ही आपने ऐसे स्मॉल r m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड किए, तो ये तो आइडिया क्लियर ही है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, 1/r 1/r 1/r, इट मींस m टाइम्स। ओके, यहाँ पे m टर्म्स की बजाय m टाइम्स भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये टर्म्स की वजह अच्छा लगे तो आप m टाइम्स ले लीजिएगा, तो ये बन जाएगा m टाइम्स बाय r। तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया r डैश का, यानी ऐसे सेल्स को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बन जाता है r बाय m। तो टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये बन गया आपका कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय m। तो मान लो यहाँ पे टोटल EMF E कहा, R बाय M उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहा। अब ये E क्या है वो हमने यहाँ पे नहीं डिस्कस किया, बट बाय डिफॉल्ट हमने मान लिया कि जब ऐसे सेल्स को हम सीरीज में नहीं पर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसका जो इक्विवेलेंट होता है उसको मैं यहाँ पे स्मॉल e ही कंसिडर करूं। आई होप इट्स क्लियर। अब ये आ चुका है
तो अब यहाँ पे देखिए आपके लिए करंट का फॉर्मूला, तो क्या करंट का फॉर्मूला E बाय आर, तो E बाय आर में ये तो E बोल दिया, R यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का कॉम्बिनेशन, तो इंटरनल का कॉम्बिनेशन क्या बना, स्मॉल r बाय m। जैसे ये पॉइंट बना, फिर से दो कंडीशन, अगर ये r बड़ा तो क्या, और ये r छोटा तो क्या। देखो अगर ये r बड़ा तो बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा है वो रहेगा, छोटा है वो निकल जाएगा। तो इस केस में क्या करने का, तो करंट I का वैल्यू क्या बनेगा, सिंपल E बाय आर ही बनेगा, ताकि R बाय M तो कैंसिल हो गया। तो इस केस में क्या बनेगा, तो कि जो छोटा है वो निकल जाएगा, तो क्या हाँ, तो फिर से E का वैल्यू क्या बनेगा, तो कि स्मॉल e, M जाता ऊपर और स्मॉल r रहता नीचे, M टाइम्स E बाय आर ऐसा हो जाता। आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ये कंडीशन से अप्लाई ना करूँ और इसके पहले वाला पॉइंट भी यहाँ पे सोचूं, तो क्या करने का, तो कि भाई एलसीएम ले लो नीचे डिनोमिनेटर में, बहुत सिंपल सी बात है, ये m इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये m ऊपर भी जाने दो। ओके, सो m e m r प्लस स्मॉल r, क्लियर कट आइडिया। तो देखिए बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। जब भी आप वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो भले ही आप वीडियो ही पढ़ रहे हैं, भले ही आपके सामने यहाँ पे मटेरियल है या तो लिखा हुआ है, बट ऑलवेज यू हैव टू बी फोकस ऑन दैट। आपको मेरे सामने देखते रहना चाहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनना चाहिए, तो आपको ज्यादा पता चल सकता है। एंड डोंट फील लाइक दैट कि यार यहाँ पे तो सब लिखा हुआ है, तो मैं ये पढ़ूँ कि सर बोल रहे वो पढ़ो या वो सुनूं या वो देखो। ओके, थोड़ा कंसंट्रेशन रखेंगे तो अपने आप पता चलता जाएगा कि करना क्या है। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो आपको भी क्वेश्चन ही मेरे साथ पढ़ना है। अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो फिगर दिखा रहा हूं, तो आपको भी वही फिगर देखना है। आपका ध्यान इधर उधर जो है वो होगा तो आपका काम बिगड़ेगा। तो बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो आपको बताया जाए आप उसको ध्यान से अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आपका काम है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जनरलाइज फार्मूला मैंने बताया। ओके, तो देखिए अगर उस जनरलाइज फार्मूला की बात करो, अब देखो हम यहाँ पे जो मैंने लिखा ना, वही का वही चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए करंट आई एम ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर, एम ई बाय एम आर प्लस स्मॉल आर, वही का वही फंडा यहाँ पे आएगा। ओके, तो जितना आप सिंपल तरीके से उसको देखने का ट्राई करते हैं, उतना आपको ज्यादा पता है वो चल सकता है। ठीक है, तो देखिए वो जो पॉइंट्स थे वही के वही सभी पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलो देखो, तो यहाँ पे एक और भी आइडिया आपको आ सकता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा सोचता, कैपिटल आर मच मच लेस, यानी ये मच मच लेस वाला, तो क्या बन गया, एम ई बाय स्मॉल आर बन गया, यानी ये वाला किस्सा। अगर कैपिटल आर बड़ा होता, अब कोई भी पहले बड़ा वाला कौन सा लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो स्पेशल केस में एक बड़ा एक छोटा ऐसा दिखाना है, बात वहां पे खत्म हो जाती है। क्लियर। तो जितना सिंपल पढ़ सकते हैं उतना सिंपल पढ़ने का आप ट्राई करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा जो है वो उसमें आ सकता है। क्लियर। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड योर कन्वीनियंसी। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था कि जो अभी मैं बोल रहा था, देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स, n फॉर नागपुर, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आइडिया ले लेता हूँ। मान लो मैंने 10 सेल लिए, 10 को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में बात करता हूँ, तो आर 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 ऐड कर दिया तो 10 आर बन गया, यानी एक लाइन में 10, ऐसी 10 लाइन, टोटल 100 बने। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता है ऐसे किस्सों में, तो एक लाइन का आर 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 10 टाइम्स, यानी 10 आर बना, और ऐसी 10 लाइन बनी, 1/10 आर 1/10 आर 1/10 आर 1/10 आर, यानी क्या बनता है 10/10 आर। उसका रेसिप्रोकल करो, स्मॉल आर ही आता। मतलब आपने 100 रेजिस्टेंस लगाए होते ऐसे, और उन सब को हटाकर सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाते सर्किट के अंदर, तो भी मतलब कैसा आता, सेम टू सेम आता। ओके, इसको कहते हैं बातों को समझना। आपने 10 रेजिस्टर सीरीज में लगाए और ऐसे आपने 10 लाइन पैरेलल में बनाई, तो हर एक का
इक्विवेलेंट मिलते 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 एट द एंड कैसा मिला, तो कि मान लो कि इस 100 के 100 हटा दो और सिर्फ एक आर वाला लगा दो, तो भी वो इफेक्ट कैसा देता है, सेम देता है, पर वो सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्म में। हमने पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया था, तो कि टोटल करंट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इसलिए हमने ऐसा किया। सीरीज में हर एक का करंट का वैल्यू सेम फ्लो करता, तो अलग अलग बातें सोचनी होती है। तो जहां पे जितना जो बताया जाए पहले उसके ऊपर फोकस करें, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करिए। ओके, तो क्या सोचना है और कैसे सोचना है, उसके ऊपर आप जितना फोकस करेंगे उतना आपके लिए ये सब्जेक्ट आसान होता जाएगा। ओके, और मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि एक वो जो एक मीथ है ना दिमाग के अंदर के, मुझे एग्जैक्ट समझना है, वो एग्जैक्ट समझने वाला फंडा भाई आपने जनरली कभी अप्लाई नहीं किया हुआ है। ओके, एग्जैक्ट समझना मतलब क्या, तो क्या एग्जैक्ट समझना मतलब एकदम 100% सेटिस्फेक्शन के साथ समझ में आना चाहिए। तो देखो, आई गिव दैट एग्जांपल सो मैनी टाइम्स। हमें पता है केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन एक ले लो, H2O बनता है। बनता है, हाँ बनता है। लिए 2 हाइड्रोजन, लिया 1 ऑक्सीजन, तो कहने ऐसे थोड़ी ना ले सकते हैं। तो फिर आपने एग्जैक्टली कैसे समझा कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनता है? बोला, एक्सेप्ट किया, तो जल्दी समझ में आ गया। ओके, थोड़ा और आगे जाते हैं तो थोड़ा और डिटेलिंग पता चलता है। ओके, तो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे बायोलॉजी की बात हो, तो वहां पे आप थोड़ा एक्सेप्टेंस मोड आपका मजेदार रखते हैं। फिजिक्स में बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा भी एक्सेप्टेंस रखेंगे तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ओके, क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चन अराइज होना और सिर्फ क्वेश्चन अराइज होना, उन दोनों में डिफरेंस है। क्यूरियोसिटी 100% होना चाहिए, लॉजिकल माइंड 100% होना चाहिए, क्वेश्चन 100% अराइज होने चाहिए। पर उस क्वेश्चन को अराइज करने के बाद हमें खुद को भी सोचना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड है या नहीं। ओके, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटरेक्टिंग विथ मी, तो डेफिनेटली उसमें काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सच में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कभी फिजिक्स में कभी कोई जगह पे प्रॉब्लम नहीं आता है। तो थोड़ा सा अपना समझने का जो लेवल है ना उसको थोड़ा अपग्रेड करिए, और वो खुद ही आप कर सकते हैं, एंड इट कम्स विथ योर बेसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारा लेक्चर है वो जनरली 1.5 आवर की बजाय हम यहाँ पे 55 मिनट से लेकर 1 आवर तक का ही रखते हैं। ओके, 50 मिनट से भी 1 आवर 1:10 का रखते हैं, ताकि ओवरडोज जो अगर हो जाएगा तो हम वहां पे कंसंट्रेशन है वो नहीं बना सकते हैं, बिकॉज इट्स इन ऑनलाइन। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो है वो 40-45 मिनट्स मोर देन इनफ, पर बीच में देखते देखते अगर आप चाहो तो उसको आप रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्टॉप, वो सब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया था। देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स, सीरीज में कनेक्ट कर दिया यानी n बना, और ऐसे ही आपने m सेल्स ले लिए जिसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये उसकी एक सिचुएशंस है, और उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल करंट का एक फॉर्मूला बनाया हुआ है। ओके, सो आई जस्ट सजेस्ट कि आपको उसको एक बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन। चलो, अब आता है 24th नंबर का क्वेश्चन, जिसके बारे में शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत पता हो सकता है, शायद केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हो उसको लेकर। ठीक है, यहाँ पे आज के जो क्वेश्चंस है उसमें सुनना थोड़ा ज्यादा है, समझना थोड़ा ज्यादा है। व्हाट एवर दैट रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग, तो वो मैं यहाँ पे आपको पैरेलल साइड में दिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, वहां पे ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन 24 के अंदर कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द हीट डेवलप, यानी हीट के बारे में कोई फॉर्मूला लेना है। जैसे ये हीट डेवलप की बात आती है तो आई थिंक आपको केमिस्ट्री से ही ये हीट का फॉर्मूला पता है, इफ यू रिमेम्बर इट, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, इफ यू रिमेम्बर इट, आपको ये फॉर्मूला आता ही है। ठीक है,
उसके साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में क्लियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट एंड स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, नॉट हीटिंग, इट्स ए हीटिंग। हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इट्स ए हीटिंग। हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर्स। अब पूरी सिचुएशंस को समझने का ट्राई करिएगा। पहले हम उसका जो स्टोरी है वो स्टोरी को समझ लेते हैं। स्टोरी यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया है वही का वही फिगर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, पर थोड़ा अपने हिसाब से उसको समझना है। इसलिए कि मान लो यहाँ पे हमने एक बैटरी लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट किया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, यानी करंट यहाँ से आया और ये करंट की डायरेक्शन है। पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, एक बैटरी कनेक्ट किया, करंट फ्लो करेगा, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो ये जो नेगेटिव एंड है उस नेगेटिव एंड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर पूरा पाथ ट्रैवल करके, ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको बी पॉइंट कह दूं और ये वाला है उसको मैं ए पॉइंट कह दूं, तो मैं यहाँ पे ऐसा समझ लेता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो एक बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक ट्रैवल करके आया। जैसे वो बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ट्रैवल करते हुए आया तो बीच में रेजिस्टर ने उसको रेजिस्ट किया, मतलब वहां पे उसको अपना कुछ एनर्जी देना पड़ा। वो एनर्जी जो भी देना पड़ा वो वहां पे हम ऐसा कहेंगे कि वो एनर्जी वहां पे यूटिलाइज नहीं हुआ, या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसने हीट लॉस किया, एनर्जी वहां पे लॉस हुआ। जो एनर्जी वहां पे लॉस हुआ डेफिनेटली वो किस फॉर्म में लॉस हुआ, तो कि हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हुआ। ओके, तो यहाँ पे करंट जो है, तो देखो यहाँ पे फिर से फिगर आ गई, तो फिर से यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया, कंसिडर अ कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर, यानी पहला वाला पॉइंट। तो देखो उसमें भी आप चाहो तो शुरू कर सकते हो क्या, एज शोन इन फिगर, बिटवीन ए बी देयर इज अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V है बिटवीन A एंड B एंड सेंड्स अ स्टेडी करंट I फ्रॉम A टू B। मतलब फिगर ही देखा, फिगर के बारे में ही आइडिया लिया, ए बी के बीच में रेजिस्टेंस R है, करंट A से B फ्लो करेगा, वहां पे एक बैटरी ले लिया जिसका वोल्टेज V है, करंट A से B की ओर जाता है। करंट अगर A से B की ओर जाता है तो क्लियरली वाली ये लाइन आनी चाहिए समझ में कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी VA इज ग्रेटर देन VB आ गया। तो VA ग्रेटर देन VB मतलब VA माइनस VB दैट इज कंसिडर एज ए ग्रेटर देन 0। जैसे ही वहां पे करंट फ्लो करता है तो आप ऐसा कह सकते हैं करंट का फ्लो यानी चार्ज का फ्लो। यहाँ पे मैंने दिखा ना इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो अब यहाँ पे ऐसा बताया कि as charge q move through a decrease of potential of magnitude v its potential energy decreases, यानी जब कोई चार्ज मूव करता है तो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर आता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बताया पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सेकेंड चैप्टर के हिसाब से चार्ज इनटू पोटेंशियल, उसमें से माइनस चार्ज कॉमन ले लिया तो VA माइनस VB मिला, बिकॉज VA माइनस VB वो ग्रेटर देन 0 होता था। पर उसके साथ यहाँ पे माइनस वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, इसलिए ओवरऑल वैल्यू कैसा मिल गया, तो कि ओवरऑल वैल्यू मिल गया माइनस QV इज लेस देन 0। ओके, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते थे कि वो माइनस एंड मल्टीप्लाई किया इसलिए टोटल वैल्यू जो है वो लेस देन 0 बना। इस सब कुछ समझने के लिए था। अगर इतना समझाए तो आपका काम आसान है। जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाता है एनर्जी लॉस करता है। एनर्जी लॉस के लिए आप ऐसा कह सकते हैं देयर इज ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हेनेवर देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो एक एनर्जी लूज करेगा तो ही दूसरा गेन करेगा। आई होप इतना तो आपको कॉमन पॉइंट पता ही होगा। ओके, नहीं पता हो तो अभी मैंने बता दिया तो पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका VIT। क्यों? क्योंकि चार्ज का वैल्यू था ना IT, तो वो बन गया VIT। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात कि ये काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए अब उसको मैं ऐसे समझाता हूँ। वर्क डन को मैं VIT कह दूँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी पावर कह दो। पर कोई कहता है कि नहीं यार, वर्क डन को अभी मुझे V इज इक्वल्स टू IR यानी ओम्स लॉ कहना है, तो ये IR आ गया, ये IT आ गया। बट ये जो वर्क डन हुआ, इट इज अ वन काइंड ऑफ वर्क विच लूजेस हीट, यानी उसी वर्क डन को मैंने हीट कहा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, I²RT बन गया। अब कोई कहता है कि नहीं यार, मुझे IR नहीं चाहिए, मुझे कुछ और फॉर्मेट चाहिए, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, लो भाई, V²/R² इंटू R इंटू T, R कैंसल, तो फॉर्मूला बन गया V²RT। दूसरा फॉर्मेट। कोई कहता है कि नहीं यार, अपने को VR आ गया, IR आ गया, तो V और I भी तो आ गया, तो ये भी एक हीट का ही फॉर्मूला हो गया। तो हीट के तीन फॉर्मेट, VIT, I²R और V²/R। अब हर एक में से मैं T हटा दूं, हर एक में से T हटा दूं, तो वो पावर का फॉर्मूला बन गया। तो देखो इसके हिसाब से पहला पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, P इज इक्वल टू VI। लिख नहीं रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। ओके, तो देखो पावर P इज इक्वल टू क्या बन गया, VI बन गया। ओके, यहाँ पे ये जो वर्क करते हैं ना, वो वर्क मैं इसलिए ऐसा रखता हूँ ताकि उसको लिखने की सच कोई जरूरत नहीं है, नोट्स तो यहाँ पे बहुत क्लियर आपको दिया हुआ है। तो ये हो गया पावर का पहला फॉर्मूला VI, बिकॉज पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसके हिसाब से पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, I²R। तो जो मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाता जाऊँ या तो बताता जाऊँ या हाईलाइट करता जाऊँ, तो दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए। और तीसरा फॉर्मेट बन गया पावर का, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो तीनों पावर के फॉर्मूला यहाँ पे बन जाते हैं, बिकॉज पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। क्लियर? तो देखो अगर इतना आपको क्लियर है तो समझने में ज्यादा आसानी हो सकती है। पक्का? चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। देखिए यहाँ पे वही चीज आई। ऑफ कोर्स आपको ये जूल और कैलोरी का रिलेशन भी पता है, VIT आया, I²RT आया और V²/T भी आया। ठीक है, 1 कैलोरी एंड 1 जूल, मतलब कैलोरी एंड जूल रिलेशन, यू आल्सो नो इट वेरी वेल। यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स बताए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ये कहाँ से आया, तो कि H इज इक्वल टू I²RT, H इज इक्वल टू V²/R एंड H इज इक्वल टू VI। उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे आप चाहो तो 1 by 1 रिपीट करके आप उसके रिलेशंस जो है वो बता सकते हैं। देखिए रिलेशंस कैसे बताने हैं, तो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ गिवन रेजिस्टेंस R, H is equals to I²RT, V²/R, proportional square of current for a given R, okay, square of current यानी I², वहाँ पे R constant लिया, proportional to the R for a given current, यानी given यानी वहाँ पे वो वैल्यू को आपने constant ले लिया। ठीक है, उसी के हिसाब से थर्ड और फोर्थ पॉइंट में भी आप क्लियर हो सकते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन हमने देख लिया, दैट इज अबाउट डिफाइन द टर्म पावर एंड SI यूनिट। वैसे ही आपको पुराना क्वेश्चन लग सकता है, पावर का यूनिट आपको आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, दैट इज नोन एज पावर आल्सो, यू नो इट वेरी वेल। पर यहाँ पे the rate at which work is done by a source of EMF maintaining electric current through the circuit is called the power। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला फील देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक वाला फील देने के लिए आपको उसके टर्म्स, उसके वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो पावर का बेसिक फंडा वर्क डन अपॉन टाइम ही है, वो बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो that work done by the source of EMF in a maintaining electric current, तो वर्क डन वो वाला लेना है जिसमें करंट आता हो, यानी यहाँ पे मैकेनिकल वर्क की बात नहीं करते हैं, वर्क डन ड्यू टू करंट की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन बाय अ सोर्स ऑफ EMF, ओके, एंड इन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, तो वो पावर आपको यहाँ पे मिल गया। देन आफ्टर, ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुका,
वर्क डन VIT का हो तो VI I²R एंड V²/R। ओके, उसका यूनिट वाट है, वैसे आपको पता होगा वो किलोवाट। ओके, और 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने डिस्कस किया था। ये पूरा का पूरा पोर्शन 11 से ही कनेक्टेड है, जो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखो ये हो गया 26 नंबर का क्वेश्चन, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी। So that depends upon the power and appliances used in the circuit, the time for which the power is maintained। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, फिर से वही की वही कहानी रिपीट कर रहे हैं। हाँ, 1 watt into second यानी अल्टीमेटली एनर्जी की बात, कॉमर्शियल यूनिट, ओके 1 किलोवाट आवर। ओके, ये भी हम कर चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड से ये है, सो यू कैन जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियरली आपको पता चल सकता है उसके अंदर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द पावर रेटिंग ऑफ अ सर्किट एलिमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ कैन वी मेजर इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, तो पावर रेटिंग की बात आती है, तो पावर रेटिंग मतलब क्या? तो कि सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ बेसिक सा फंडा जो है उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक सा फंडा ऐसा कुछ दिया हुआ है कि the power rating, it means power rating of an electrical appliances is the electrical energy consumed per second। मतलब हम जिस किसी की भी बात करते हैं वो पर सेकंड कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर ले लो, इलेक्ट्रिक लैंप ले लो, फैन ले लो, AC मतलब एयर कंडीशन ले लो, तो हर कोई अप्लायंसेस एक सेकंड के अंदर कितना एनर्जी कंज्यूम करता है उसको उसका पावर रेटिंग कहते हैं। And by the appliances when connected across the marked voltage of the mains, मतलब जो मेन हम पावर प्रोवाइड करते हैं उसमें वो पर सेकंड कितना एनर्जी निकालता है, तो तब वो अप्लायंसेस चलता है। तो देखो आइडिया बहुत ही सिंपल सा, वोल्टेज V ले लिया, रेजिस्टेंस R ले लिया, टाइम करंट I ले लिया, तो पावर के फॉर्मूला हमारे पास रेडी थे, V²/R, I²R एंड VI। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक आइडिया दिया हुआ है इस फिगर के थ्रू, अब उस फिगर को हम समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो तो उस फिगर के अंदर आपको एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया देने का ट्राई किया कि अगर मान लो अब हमें यहाँ पे पावर के बारे में सोचना है, तो टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंसेस एन इलेक्ट्रिक लैम्प वी कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड एमीटर इन अ सर्किट। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, तो कि एक बैटरी ले लिया, उस बैटरी के साथ एक लैंप कनेक्ट किया, उसके साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर है और उसके साथ यहाँ पे करंट ए मीटर है। अच्छा, ये बात शायद नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, कोई भी सर्किट के अंदर ए मीटर जो है वो ऑलवेज हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे ताकि सीरीज में करंट सेम होता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि जब भी एम मीटर हो और ए मीटर कोई भी सर्किट के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो दैट शुड बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और वोल्टेज जिस किसी के मतलब वोल्ट मीटर जब भी किसी के साथ कनेक्ट किया हो तो वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। आई होप इट्स क्लियर। तो देखिए यहाँ पे आ गया पावर का फॉर्मूला, पावर P इज इक्वल्स टू VI आ गया। बहुत सिंपल सा फंडा कि बैटरी के साथ एक बल्ब कनेक्ट किया, बल्ब के साथ वोल्ट मीटर को पैरेलल में और ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया। जनरली सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए ए मीटर सीरीज में रहता है और पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है इसलिए वी को यहाँ पे बैटरी बल्ब के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। बहुत बेसिक सा और सिंपल सा आइडिया, क्लियर। चलो आफ्टर दैट हम यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ऐसे पावर कंजम्पशंस की बात करें तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला तो मिलेगा, इसके हिसाब से हम दूसरे एक फॉर्मूला का भी डिस्कशन कर लेंगे। बहुत सिंपल सा पैरेलल। देखिए यहाँ पे ऐसा कहा है प्रूव दैट, ओके, प्रूव दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अब ये जो पूरा का पूरा किस्सा है ना उसको मैं यहाँ पे ऐसे समझाता हूँ। उसके लिए पहले मैं अपना वाला आइडिया यानी
हम उसको कैसे यहाँ पे ले सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि हमने एक आइडिया ऐसा लगाने का ट्राई किया कि बैटरी या तो जो बल्ब है उसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा समझिए, बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम इसको बल्ब कह देते हैं, जनरली ये बल्ब का सिंबल है। ऐसे आपने बल्ब जो है वो ले लिए, उसको आपने नीचे कोई बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सीरीज में करंट तो सेम ही होता है, आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ओके, और R इज इक्वल टू V बाई आई, चलो ठीक है, चलो वो तो है ही। पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाय R, तो इसके हिसाब से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाय P। आई होप इट्स क्लियर। तो इसके रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 थे, इसके पावर P1, P2 और P3 थे। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला उसके लिए इंडिविजुअली लगा दूं तो R1 V स्क्वायर बाय P1, R2 V स्क्वायर बाय P2 एंड R3 V स्क्वायर बाय P3, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए क्या आ सकता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 की जगह पे V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P2, V स्क्वायर बाय P3 कर दिया, सब में से V कॉमन, तो ये हो गया R स्क्वायर बाय V स्क्वायर, 1 बाय P1, 1 बाय P2 एंड 1 बाय P3। तो अल्टीमेटली ये बन जाता है R बाय V स्क्वायर। तो R बाय V स्क्वायर अगर मैं इसके हिसाब से सोचूं तो R बाय V स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 1 बाय P। तो 1 बाय PS यानी व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसका फॉर्मूला बन गया 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3। तो इसके हिसाब से आगे क्वेश्चन आएगा, पर यहाँ पे मैं एक जनरल आइडिया डेवलप करना चाहता हूँ कि जब बल्ब को सीरीज में कनेक्ट किया तो उसका फॉर्मूला 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 प्लस 1 बाय P3 ऐसा बना। अगर बल्ब को आप पैरेलल में कनेक्ट करते तो एनी गेसेस क्या फॉर्मूला आ सकता है, जस्ट रैंडम। तो अगर आप आइडिया लगा सकते हो तो ऐसा आप कह सकते हैं कि अगर वो पैरेलल में होता ना तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसा ही बनता, ओके। आगे आएगा, जो लोग चाहते हैं वो खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दिखा देखते हैं जो नोट्स के अंदर आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा सिंपल सा आइडिया है, देखिए R1 V स्क्वायर बाय P1, V स्क्वायर बाय P2, P3 वगैरह आ गया, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया, और वहां से आपको 1 अपॉन P इक्वल टू 1 अपॉन P1, 1 अपॉन P2 मिल गया। तो सीरीज के लिए इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला बन गया P बाई N, यानी रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बता दिया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। So the bulb of the lowest wattage will have the maximum resistance and it will glow with the maximum brightness. तो ये यहाँ पे आपके लिए बहुत ही काम का पॉइंट है, वो बन सकता है। आई होप इट्स क्लियर। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 29 और 30 बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा पता चल जाएगा। डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स। एफिशिएंसी आपके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है। एफिशिएंसी यानी हम बता चुके हैं, एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके। यहाँ पे आपको एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी मैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के हिसाब से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बता दिया, एफिशिएंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर मिलता है VI
इनपुट दिया था EI. हाउ कैन यू से दैट V एंड EI? तो कि EI यानी EMF, गिवन EMF, गिवन वैल्यू, गिवन सोर्स, और आउटपुट VI यानी टर्मिनल वोल्टेज. ओके, उसके हिसाब से आपको मिला, तो V by I कह दो. एज पर द ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR आ गया, और EMF इज इक्वल्स टू कैपिटल I मीन्स कैपिटल R प्लस कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया. I कैंसल, तो वहां से एफिशिएंसी के लिए आपको ऐसा एक पॉइंट मिल गया. ईटा इज इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. ओके, बहुत सिंपल सा पॉइंट समझना था. चलो, आफ्टर दिस नेक्स्ट वन. ओके, सो नेक्स्ट वन जो है वो है ये वाला 30 नंबर का क्वेश्चन, जहां पे ऐसा दिया हुआ है a battery of EMF E and internation small r is connected across a pure resistive device. तो देखिए, एक EMF आ गया, उसका स्मॉलर रेजिस्टेंस आ गया. फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक हीटर टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी यहाँ पे ऐसा समझना है कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपने EMF के साथ कनेक्ट किया. Show that the power output of the device is maximum when there is a perfect matching between the external resistance and source resistance when capital R equals to small r. यानी यहाँ पे ऐसा समझना है कि जब कैपिटल R और स्मॉल r, मतलब जनरली ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो इंटरनल से कम हो सकता है, तो कि नहीं, जनरली वो इक्वल होता है, जनरली वो इंटरनल से स्मॉल होता है. पर अगर मान लो हम ऐसा एक कंडीशन अप्लाई कर दे कि अगर कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के इक्वल हो जाए, तो वहां पे क्या सिचुएशन है वो बन सकता है. ओके, सो डिटरमाइन दैट्स मैक्सिमम पावर आउटपुट. एंड व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द सोर्स अबोव इफ द बैटरी इज शॉर्ट. मतलब बैटरी को अगर आप शॉर्ट कर दो मतलब वो कनेक्शन लूज कर दे, या तो आप ऐसा कह सकते हो बैटरी शॉर्ट हो जाना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड दोनों को मिक्स कर देना. ओके, उसका मतलब निकलता है. तो देखिए, सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात, एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, एक फिगर दिया हुआ है, फिगर के अंदर आपने कौन कौन से पॉइंट्स लिए हैं उसका यहाँ पे जिक्र किया. ओके, EMF ले लिया, इंटरसेक्शंस R ले लिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R ले लिया, सिंपल सी बात. अब वहां से आपका सिंपल सा आइडिया स्टार्ट हुआ. इफ आई वांट टू थिंक अबाउट द टोटल करंट I, तो I इज इक्वल टू V बाय R के हिसाब से स्मॉल ई कैपिटल R प्लस स्मॉल r. अब इसके हिसाब से यहाँ पे आपको पावर बता दिया I स्क्वायर R, यानी ये जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो. जैसे स्क्वायर किया तो वो बन जाता है E स्क्वायर कैपिटल R प्लस स्मॉल r होल स्क्वायर. अब ये वाला जो पॉइंट है उसके बाद करना क्या था, वैसे इसी पॉइंट से काम हो जाता, पर जो हमें कंडीशन अप्लाई करनी है उसके लिए यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू E स्क्वायर R, और जो डिनोमिनेटर में इसका एक्सपेंशन हो रहा था R स्क्वायर 2RR प्लस स्मॉल r स्क्वायर. तो यही चीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया, तो कि इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, मतलब इसका मतलब भी चेंज ना हो और यही का यही वैल्यू मिले, इसलिए यहाँ पे ऐसा एक आइडिया लगाया कि अगर मान लो मैं प्लस की बजाय, मतलब यहाँ पे प्लस 2R चाहिए, अगर इस प्लस की बजाय अगर मैं माइनस 2RR ले लूँ और यहाँ पे एडिशनली 4RR ऐड कर दूँ, मतलब सिंपल सा मैथ्स. अगेन व्हाट इज द रीजन टू यूजिंग दिस मैथ्स, तो कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है. जैसे ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि देखो अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं, जब ये दोनों इक्वल हो जाए, ऐसा क्वेश्चन ने दिया, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये वाला टर्म जीरो हो गया. जब ये वाला टर्म जीरो हो गया तो उसके हिसाब से क्या हो गया, तो कि देखो तब जाके आपने कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r ले लिया. The power output of the device is a maximum when there is a perfect matching between external resistance and internal resistance. तो देखिए यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू में डालता, अगर मैं इसी इक्वेशन में वो वैल्यू अप्लाई करता ना, तो ऐसा बनता पावर E स्क्वायर कैपिटल R और 4RR. जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो E स्क्वायर बाय 4 स्मॉल r मिला. ठीक है, वो इसमें लाया.
अब ये गिवन वैल्यू मतलब ये वाला था, देखो उसमें मैं कैपिटल आर के बजाय स्मॉल आर लिखता तो स्मॉल आर आ गया तो भी वही का वही फंडा आता। मतलब क्या, तो कि जब आप ये आर प्लस आर लो या कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस 4 आर, मतलब आप इस वैल्यू में यूज करो या इस वैल्यू में यूज करो, मैक्सिमम पावर की कंडीशंस तो दोनों में ही सेटिस्फाई होती है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन हो गई when capital R equal to small r, then maximum power formula is E square by 4r. I hope it's clear. And power dissipation का बात किया, आउटपुट पावर 0 हो गया तो वहां पे ऐसा बता दिया बैटरी इज dissipated as a heat inside the battery. एंड पावर डिसिपेशन आई स्क्वायर आर कर दो या वी स्क्वायर बाय आर कर दो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है ई स्क्वायर बाय आर। आई होप इट्स क्लियर। चलो इतना समझने के बाद हम आज के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। आज के कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे देखने हैं तो आपका होमवर्क है वो यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चंस तक का रहेगा। उसके बाद आज के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट टाइम जो देखे थे वहां से आगे बढ़ना है। लास्ट टाइम आई थिंक हमने ये 8th वाला किया था, 9th वाला भी हम कर चुके हैं। ओके, 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, this two parallel and with this one in a series. Okay, ये हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में किया हुआ क्वेश्चन है और आगे के क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। So now we move ahead with number 10. यहाँ पे बहुत बेसिक से फॉर्मूला है पर बस उसको देखने का करने का क्या तरीका है वही हमें डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसा आता है कि स्टैंडर्ड कॉइल मार्क्ड 2 ohm is found to have resistance 2.118 ohm at 30 degree Celsius. तो एक रेजिस्टेंस दिया गया है आपको, ये वाला टेम्परेचर भी दिया गया है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच मार्क करेक्ट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स मटेरियल इज 0.0042 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, टेम्परेचर और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पर रेजिस्टेंस आपको 2 दिए गए। ओके, तो देखिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला था R1 R0 1 प्लस अल्फा T1, R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। रेफरेंस रेजिस्टेंस नहीं दिया था, दोनों का रेशियो ले लिया। R1 R2 का वैल्यू आपके पास था, T2 यानी सेकेंड टेम्परेचर भी आपके पास था, T1 आपके पास नहीं था। जस्ट सिंपली रेशियो ले लिया, रेशियो लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या तो यहाँ पे एज इज वैल्यू दे दिया। तो देखो जैसे आप उसको यहाँ पे सभी वैल्यू आप डाल देते हैं T1 आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइडिया बहुत ही सिंपल सा यूज करना है। क्वेश्चन के लिए क्या काम का था, क्वेश्चन के लिए काम का इतना था, फॉर्मूला यूज करना है R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आएगी बात। चलो उसके बाद ये आता है 11 नंबर का क्वेश्चन। फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 रेजिस्टर्स या तो एक पूरा वायर है। A wire of resistance 4R is a band in the form of a circle and what is the effective resistance between the ends of diameter? तो ये जो फिगर है उसी फिगर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पूरा एक वायर था 4 ओम का, 4R का, जैसे उसको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया तो डायामीटर में ये आधा वायर और ये आधा वायर, दोनों साइड आधा आधा वायर आ गया। तो उस वजह से दोनों साइड रेजिस्टेंस जो है वो भी 2R हो गया। बस खत्म हो गई बात। 2R कनेक्टेड इन पैरेलल तो रेजिस्टेंस बन गया। देख लीजिए यहाँ पे ये बन गया आपका R वैल्यू। तो व्हेन दिस वन इज द आंसर 4R। क्यों बना 2R ताकि जैसे मैंने कनेक्ट किया डायामीटर टू डायामीटर तो एक साइड आधा वायर और दूसरी साइड आधा वायर आ गया। पूरे वायर का रेजिस्टेंस 4R था, दोनों साइड RR आ गया। क्लियर। चलो 12th नंबर और 13 नंबर दोनों होमवर्क में दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वैसे ये तो बहुत ही सिंपल सा है 12। 13th में एक आइडिया दे दूँ,
हमने रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट देखा है, ये क्वेश्चन कंडक्टेंस के इक्विवेलेंट का है। कंडक्टर्स ऑफ कंडक्टर्स G1, G2 and G3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कंडक्टर्स को सीरीज में लगाना है, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन है रेसिप्रोकल, R = 1/G। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपके पास है R1 + R2 + R3, बस कुछ नहीं करना है, R1, R2 और R3 का वैल्यू ही सिर्फ आपको यहाँ पे डालना है। आई होप समझ में आएगा, पक्का? चलो, तो 13 तक यानी आपका होमवर्क बन जाता है, 9 तक तो था, तो 4 न्यूमेरिकल्स, यानी यहाँ पे मैं आपको आपका होमवर्क है वो बता देता हूँ, ठीक है? तो देखिए, आपका होमवर्क जो है वो रहेगा, पार्ट 1 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, ओके। और पार्ट 2 है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर या न्यूमेरिकल नंबर 10 to 14, ठीक है? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे आ गया ये, चलो 14 नहीं करना है, ये 13 करना है आपको, ओके। तो 14 नहीं पर 13 तक, ठीक है? तो 10 to 13 तक, ठीक है। और थियोरी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, वहाँ पे 21 to 30 करना है या उससे कम ज़्यादा है, ओके। यस, 30 तक एंड 30 से है। और स्टार्टिंग हमारा आज का था 22, ओके, 22 से था, ठीक है। पर ये 21 से ही रख देते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो आपका होमवर्क पार्ट 1 21 से 30 और पार्ट 2 10 to 13, ठीक है। चलो, अभी का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, पढ़ते रहिएगा, ओके। बाय बाय।